Today we will be discussing Fabry-Perot interferometer. Fabry-Perot interferometer is a high resolving power instrument which use fringes of equal inclination to form interference pattern by transmitted light after multiple reflection in air between these two plates A and B. यहाँ पर ए और बी दो प्लेट्स दिखाई गई है जिनके बीच डिस्टेंस डी है। यह इंटरफेरेंस इस इंटरफेरेंस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इक्वल इंक्लिनेशन की रेज से इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करते हैं। इस फिगर में एस एक लाइट सोर्स है, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है। दिस वन L1 कॉन्वेक्स लेंस है जिससे इंसिडेंट रेज को पैरेलल किया जाता है। ए और बी दो प्लेट्स हैं जिनकी इनर साइड कोटेड विद ए थिन फिल्म है, यानी इनकी इनर साइड है वो एल्यूमिनियम या सिल्वर से कोटेड की गई है ताकि जो इंसिडेंट रेज है उनका इनके बीच में मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सकें। L2 अगेन कॉन्वेक्स लेंस है और जहाँ पर जो P है वो स्क्रीन है जहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त किया जाता है। इसकी वर्किंग ये दोनों फिगर सेम ही है। इसकी वर्किंग इस तरह से है कि जब इस सोर्स से कोई इंसिडेंट रेज इंसिडेंट होती है इस लेंस पर, तो इस लेंस के थ्रू इस प्लेट ए पर इंसिडेंट होती है तो उस रेज का मल्टीपल रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होता है। उसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है और शेष पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर एस जो सोर्स है, लाइट सोर्स है, यहाँ से एक रेज इस प्लेट ए पर इंसिडेंट होती है, वहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होता है। फिर प्लेट बी से इसका पार्शियल ट्रांसमिशन होता है, तो ट्रांसमिटेड रेज ये है और इसका पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है, दिस वन रिफ्लेक्टेड रेज। इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ए और बी के बीच में किसी एक रेज का होता है और हर रिफ्लेक्शन से जो ट्रांसमिटेड रेज है उनसे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। इन इंटरफेरेंस पैटर्न को हम कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से किसी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो एंगल थीटा है वो जो इंसिडेंट रेज है वो जो ए प्लेट है उसके नॉर्मल से बनाया गया एंगल है, तो पार्ट डिफरेंस है वो कोस थीटा 1 हो जाएगा सेंट्रल फ्रिंज के लिए, जो कि जिसके लिए जो पार्ट डिफरेंस है वो एन लैम्बडा होगा। हम इसको आगे देखेंगे। जैसे ये है, ये यहाँ पर डी डिस्टेंस ए और बी प्लेट के बीच में है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से मान सकते हैं कि ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, इनके बीच डिस्टेंस डी है। जब प्लेट ए पर कोई इंसिडेंट रेज किसी लाइट सोर्स से इंसिडेंट होती है तो उसका पार्शियल रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पर SP1 जो एंगल थीटा पर इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि जो इंसिडेंट रेज है उसका एम्पलीट्यूड ए है। जब इस प्लेट ए पर इंसिडेंट होती है तो इसकी इनर साइड से इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है, यानी बी की तरफ चला जाता है, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसका एम्पलीट्यूड होगा A√R, क्योंकि R और T जो हम नोटेशंस आगे यूज करेंगे वो फ्रैक्शंस ऑफ इंटेंसिटी है, तो हम एम्पलीट्यूड को √R और √T में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इंसिडेंट रेज का वो एम्पलीट्यूड A है, तो यहाँ से इस पार्ट से इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली जो रे है उसका एम्पलीट्यूड A√R1 हो जाएगा, क्योंकि यह रेज यहाँ से ट्रांसमिट हो गई है
फिर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a√2 होगा, लेकिन यहाँ से उसका पुनः ट्रांसमिशन होता है, तो उसका जो फाइनली एम्पलीट्यूड है वो a√2 इंटू √2 मीन्स a/t हम लिख सकते हैं। इस तरह से इन दोनों प्लेट्स के बीच में किसी एक इंसिडेंट रेज का मल्टीपल रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होता है। फाइनली जो ट्रांसमिटेड रेज हैं इस तरफ की, उनसे एक इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, और ये इंटरफेरेंस पैटर्न सर्कुलर फ्रिंज का होता है, इस जो कि इक्वल इंक्लाइनेशन की होती है, समान रूप से झुकी हुई होती है। हम इसका डेरिवेशन आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, वो इक्वेशन 1 में दिखाया गया है। पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो 2d cos r है, यानी यहाँ पर r एंगल पर जो इंसिडेंट रेज है वो इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल टू द प्लेट A। किसी इंसिडेंट वेव को इस तरह से दिखा सकते हैं y इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल i ओमेगा t। तो ट्रांसमिटेड रेज है उनको फाइनली हम इस तरह दिखा सकते हैं, जहाँ पर जो डेल्टा है वो सक्सेसिव ट्रांसमिटेड रेज है उनके बीच फेज डिफरेंस है, और क्योंकि जो फर्स्ट रेज है उसके लिए यहाँ पर a है वो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर a एम्पलीट्यूड है। सिमिलरली यहाँ पर at जो फर्स्ट ट्रांसमिटेड रेज है उसके लिए एम्पलीट्यूड 80 होगा, सेकंड के लिए 80r होगा, थर्ड वन के लिए 80r² होगा। जैसा कि हम इस फिगर से देख रहे हैं, पहली ट्रांसमिटेड जो रेज है उसके लिए एम्पलीट्यूड 80 है, सेकंड वन के लिए 80r है, और थर्ड के लिए 80r² है। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम इन सबको इनका वेक्टर सम लेंगे, तो हम फाइनली इस इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, क्योंकि यह इस इक्वेशन की फॉर्म क्योंकि इस इक्वेशन की फॉर्म इसके अनुसार ही है, तो यहाँ पर ये पार्ट है वो एम्पलीट्यूड का काम करेगा। तो एम्पलीट्यूड को हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 80/√1 - r एक्सपोनेंशियल माइनस i to डेल्टा। इक्वेशन 2 के अनुसार इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा इक्वेशन 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, जिसको हम इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी का मान हम इसको फाइनली सोल्व करेंगे। मैथमेटिकल पोर्शन है, इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन 4 हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इक्वेशन 4 से हम देख सकते हैं कि ब्राइट फ्रिंज कब प्राप्त होगी, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम होने के लिए साइन स्क्वायर डेल्टा 2 है उसका मान 0 होना चाहिए, यानी साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 का मान 0 होगा। उस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन हो जाएगी साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू 0। इसको हम पिछले वाली इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी है जो कि मैक्सिमम होगी वो इक्वेशन 5 के अनुसार मिल जाएगी, और जो कंडीशन होगी वो होगी साइन डेल्टा अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, विच मीन्स डेल्टा इक्वल्स टू 2n पाई होगा। क्योंकि यहाँ पर फेज डिफरेंस 2n पाई है, तो हम पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले से देख सकते हैं कि जो 2d cos थीटा है पाथ डिफरेंस है वो n लैम्बडा हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंज में जो इंटेंसिटी है वो कम से कम होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होने के लिए साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 है उसका मान मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम 1 हो सकता है साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 का मान। तो डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन हो जाएगी साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 7 मिल जाएगी। तो इंटेंसिटी मिनिमम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 7, और ये फ्रिंज और इसके लिए कंडीशन होगी साइन डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू ±1। तो फेज डिफरेंस मिल जाएगा 2n + 1 पाई। फाइनली हम पाथ डिफरेंस वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो 2d cos r इक्वल्स टू n + ½ इंटू लैम्बडा इक्वेशन 8 के अनुसार हमें मिल जाएगा। अब चूँकि इंसिडेंट रेज है उसका या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है या ट्रांसमिशन हो सकता है, तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन एक के बराबर होना चाहिए। तो हम यदि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के
फॉर्मूला ज्ञात करें इंटेंसिटी का, तो हम पुट कर सकते हैं T इक्वल्स टू 1 - R। तो इस केस में हमें मिल जाएगा फॉर्मूला I इक्वल्स टू, ये जो फॉर्मूला है इसको हम T में चेंज कर देंगे, R में चेंज कर देंगे इसको, तो ये मिल जाएगा हमें इक्वेशन 9 के अनुसार। और यहाँ पर हम जो F है, F नोटेशन है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं 4R अपॉन 1 - R स्क्वायर है, उसके लिए हम F को यूज कर रहे हैं। दिस F इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फाइननेस। तो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज, इसके लिए हम लिख सकते हैं आई मैक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट। क्योंकि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज है तो ब्राइट फ्रिंज के लिए साइन डेल्टा बाई 2 0 हो जाएगा। तो उस केस में आई मैक्स की वैल्यू आई नोट के इक्वल्स हो जाएगी और आई नोट आई ए स्क्वायर के बराबर है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज, वो हम इक्वेशन 11 से निकाल सकते हैं। अब हम विजिबिलिटी और कॉन्ट्रास्ट को देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फ्रिंजेस के बीच में। कॉन्ट्रास्ट, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस टू द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट की डेफिनेशन है वो हो जाएगी आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। इसको हम पहले ज्ञात किए गए मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के फॉर्मूले को पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 12 मिल जाएगी। और विजिबिलिटी है उसका फॉर्मूला इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आई मैक्स और आई मिनिमम की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 13 हमें मिल जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ शार्पनेस एंड हाफ विड्थ ऑफ फ्रिंजेज, यहाँ पर इस फॉर्मूले को हमने ज्ञात किया था आई इक्वल्स टू आई मैक्स अपॉन 1 + F साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। यहाँ पर F की वैल्यू है वो 4R अपॉन 1 - R स्क्वायर है। मीन्स R को बढ़ाने पर जो शार्पनेस है वो बढ़ेगी और R है वो फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम जो हाफ विड्थ है फ्रिंज की उसको देखेंगे। जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है कि जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर डेल्टा 0 है, तो उसके लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। जब डेल्टा की वैल्यू माइनस हो या प्लस हो उस केस के अंदर जो आई मैक्स है वो कम होता रहता है दोनों तरफ। तो हाफ विड्थ वह विड्थ होती है जहाँ पर इंटेंसिटी का मान अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए। उस इंटेंसिटी को आई इक्वल्स टू आई मैक्स अपॉन 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो डिस्टेंस होगा सेंटर से उसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे जो कि हाफ विड्थ होगी फ्रिंज की। तो हाफ विड्थ वह डिस्टेंस है जहाँ पर इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम से आधा हो जाता है। तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा का मान है वो इसके बराबर हो, डेल्टा के बराबर हो, डेल्टा इज़ द हाफ विड्थ ऑफ फ्रिंज, देन वी कैन राइट दिस वन, और आई इक्वल्स टू आई मैक्स अपॉन 2। फाइनली ये इस मैथमेटिकल पोर्शन को सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा दिस डेल्टा इक्वल्स टू ±2 अपॉन एफ, यानी शार्पनेस बढ़ेगी तो जो फ्रिंज विड्थ है उसका मान कम हो जाएगा। या फिर यूँ कर सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, फ्रिंज विड्थ का मान अधिक होगा तो जो कर्व है उसकी जो शार्पनेस है वो बढ़ जाएगी। आर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं क्योंकि एफ की वैल्यू आर पर भी डिपेंड करती है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पर। तो जब आर का मान बढ़ता है उस केस में एफ का मान भी बढ़ता है, यानी शार्पनेस बढ़ती है। फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर की सहायता से हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए
फेवरी पेरियड इंटरफेरोमीटर है उसको सर्कुलर फ्रिंज पर सेट किया जाता है। इस केस के अंदर जो एंगल है थीटा है वो जो प्लेट ए है उसके परपेंडिकुलर होता है, यानी थीटा की वैल्यू 0 होती है उस केस में। तो इस केस में जो पाथ डिफरेंस है वो 2d कोस थीटा बराबर एन लैम्बडा होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है तो 2d इक्वल्स टू एन लैम्बडा हम पुट कर सकते हैं। यदि जो मूवेबल प्लेट है बी है उसको किसी एक्स डिस्टेंस से मूव किया जाता है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में जो एन है वो nth नंबर ऑफ ब्राइड फ्रिंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम डी को चेंज करेंगे बाय द डिस्टेंस ऑफ एक्स तो यहाँ पर जो फ्रिंज है उसका नंबर भी बदल जाएगा और नया नंबर है n प्लस एन, यानी n से हमने x से इस डिस्टेंस को चेंज किया तो जो सेंटर के फ्रिंज है उसका ऑर्डर भी चेंज हो गया और नया ऑर्डर हो गया कैपिटल N। तो हम इक्वेशन 2 से पुट कर सकते हैं, 2 से दिखा सकते हैं 2d प्लस एक्स इक्वल्स टू n प्लस कैपिटल N इंटू लैम्बडा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से हम सोल्व कर सकते हैं इसको। तो फाइनली वी गेट इक्वेशन 3 लैम्बडा इक्वल्स टू 2x अपॉन n। मीन्स जिस डिस्टेंस से हम जो मूवेबल प्लेट है उसको मूव करवा रहे हैं वो डिस्टेंस दे रखी हो और जो नया ऑर्डर है फ्रेंच का वो दे रखा हो, तो हम इंसिडेंट जो रे है उसकी वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। थैंक यू।